बच्चों, हम आपके भूगोल का चौथा पाठ मानचित्र को पढ़ रहे हैं। इस पाठ में अभी तक हम मानचित्र क्या होता है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है, राजनीतिक, भौतिक और थीमेटिक मानचित्र ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, मानचित्र के घटक क्या क्या होते हैं इसको हम पढ़ रहे हैं। मानचित्र के जो 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी और दिशा को हम पढ़ चुके हैं। आज हम मानचित्र का तीसरा घटक प्रतीक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो मानचित्र का तीसरा घटक प्रतीक है, जिसको हम चिन्ह भी कह सकते हैं। तो किसी भी मानचित्र पे वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्ष, रेल की पटरियां, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इन सब चीजों को हम वास्तविक रूप से मानचित्र पे नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अक्षर, छाया, रंग या चित्र या रेखाओं का उपयोग करके इन सब चीजों को दर्शाते हैं मानचित्र में। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, कम स्थान घेरते हैं और अधिक जानकारी इससे हमको प्राप्त होती है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप किसी क्षेत्र की भाषा को नहीं भी जानते हैं और दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तो हम इन चिन्हों की सहायता से क्या कर सकते हैं, मानचित्र उस क्षेत्र का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की जानकारी, मानचित्र से उसकी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ पे नदी है, कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ वहाँ का पोस्ट ऑफिस है। तो ये सब चीजें हम मानचित्र के द्वारा जान सकते हैं। तो बच्चों, आपके सामने ये कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इन चित्रों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीजों को दर्शा सकते हैं। जैसे रेलवे लाइन है, तो बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। तो बड़ी लाइन को इस चिन्ह से, ठीक है, और मीटर लाइन को और रेलवे स्टेशन को इस चिन्ह से दर्शाया जाएगा। अब सड़कें हैं, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। तो पक्की सड़कों को इस चिन्ह से दर्शाया जाएगा और कच्ची सड़कें इस प्रकार दर्शाई जाएंगी। जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, राज्य की सीमा होती है, जिला की सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम ऐसे और राज्य को इसके द्वारा और जिले को इसके द्वारा दर्शाते हैं। अब नदी है, इस चिन्ह से दर्शाई जाएगी। कुआं है तो ये चिन्ह दिखेगा आपको। तालाब है, नहर है या पुल है। मंदिर होगा तो ये चिन्ह दिखेगा। गिरजाघर है, मस्जिद है, कहीं पे छतरी है। पोस्ट ऑफिस है तो पीओ लिखा होगा। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस है तो पीटीओ लिखा होगा। पुलिस स्टेशन है तो पीएस लिखा होगा। बस्ती है तो इस प्रकार का चिन्ह होगा। कब्रिस्तान है तो इस प्रकार का चिन्ह आपको मिलेगा। पेड़ और ये घास इस प्रकार दर्शाए जाएंगे। ठीक है, तो मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहमति मतलब सभी लोग इन्हीं चिन्हों का उपयोग करेंगे। सभी मानचित्रों में यही चिन्ह बनाए जाएंगे, जिससे सभी लोगों को मानचित्र को पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ये जो चिन्ह है, इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, रूढ़ चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र दर्शाया गया है। तो देखो बच्चों, बस्ती दर्शाई गई है। यहाँ पे आरएस है, रेलवे स्टेशन है, पीएस है, पुलिस स्टेशन है, विद्यालय है। ठीक है, मंदिर दर्शाया गया है, नदी दर्शाई गई है। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो चिन्हों के माध्यम से, रूढ़ चिन्हों के माध्यम से मानचित्र बनाया गया है, जिससे हमें मानचित्र को समझने में आसानी हो रही है। ठीक है, तो इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, रूढ़ चिन्ह या प्रतीक चिन्ह कहते हैं। तो विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए नीले रंग का जो इस्तेमाल होता है वो जलाशयों के लिए किया जाता है, और जो भूरा रंग होता है वो पर्वतों के लिए किया जाता है। बच्चों को ध्यान में रखना है, नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय को दर्शाने के लिए करेंगे हम, और जो भूरा रंग है वो पर्वतों को दर्शाने के लिए, पीला रंग पठारों को दर्शाने के लिए, और हरा रंग का प्रयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं रेखा चित्र क्या होता है। तो रेखा चित्र एक आरेखण होता है जो पैमाने पे आधारित नहीं होता है।
इसको हम याददाश्त या स्थानीय प्रेक्षण के आधार पे बनाते हैं, यानी इसमें कोई पैमाना का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम अपनी याददाश्त के आधार पे इसको बना सकते हैं। कभी भी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेख बना सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपके? अगर आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, वो आपको अपना घर बुलाना चाहता है, तो एक कच्चा आरेख बना देगा जिसके लिए कोई पैमाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उसको बिना पैमाने के भी खींच देगा, आपको बताएगा यहाँ पे ये गली है, यहाँ पे ये रास्ता है, इतनी गली, यहाँ मूर्ति। इस प्रकार वो उसको बिना पैमाने की सहायता से आपको क्या करेगा, एक आरेख बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद आता है खाका क्या होता है। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे खींचा गया चित्र, रेखा चित्र को हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। तो एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। जब बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है तो उससे हमें काफ़ी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। तो उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, खाका कहेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, मानचित्र क्या होता है। तो इसके साथ ही आप मानचित्र के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं आपको बताया गया है। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं, मानचित्र और खाका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको बताया गया है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। ठीक है, और नीचे आपको ये विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं कि आपने सही विकल्प का चयन करना है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होगा बच्चों, थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे, जलाशय को दर्शाने के लिए। और दिक् सूचक का उपयोग किस लिए किया जाएगा, दिशा सूचक यंत्र का मुख्य दिशा की पता लगाने के लिए। और पैमाना किसके लिए आवश्यक होता है, केवल मानचित्र को बनाने के लिए। तो इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त हो गया। आप इसके प्रश्न उत्तर जल्द से जल्द करके दिखाएंगे।